नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। और मैं दीपावली अभी भी गुजरी है, छठ आने वाला है और वैकेंसी की काफ़ी चर्चाएं आपके बीच हो रही हैं। तो मैं इस पावन पर्व के अवसर पर छठी मैया से इस बात की कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में वो खुशहाली आए, जो वैकेंसियां चर्चा में हैं वो एग्जीक्यूट हों और रियल में वो वैकेंसी आपके बीच मौजूद हो, और जब वैकेंसी आए तो एक सीट आपकी पक्की हो जाए। इसके लिए मैं माँ छठ से प्रार्थना करता हूं और निश्चित रूप से हम आप सभी के उज्जवल भविष्य के हेतु शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। साथियों, छठ के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर हमारे जितने भी ऑनलाइन बैचेज हैं उन सभी में हमने काफ़ी छूट दी है और वहाँ पे कूपन कोड अरेंज किया गया है। तो आप निश्चित रूप से हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके और उन सारे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और ये जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में छूट मिल रही हैं, ये छूट आपको 31 अक्टूबर तक मिल रही हैं। ठीक है, तो आप इसका लाभ उठाइए। और हम आपके बीच आज उपस्थित हुए हैं ओम्स लॉ के बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर, और हमारे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लासेस हैं और ये जो बेसिक कंसेप्ट है, आपके हर तरह के परीक्षाओं में, चाहे वो एएलपी है या फिर डीआरडीओ है, इसरो है या फिर आपकी बीएसपीएससीएल संभावित है, उन सारी पर ये काम में आने वाली है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत आवश्यक होता है जानना। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और जहां तक आपकी बातें थी किताब को लेकर के, तो बुक भी आपके बीच उपस्थित हो गई है रुक्मिणी पब्लिकेशन से, वॉल्यूम और वॉल्यूम 2। आप निश्चित रूप से उसकी मदद से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। साथियों, आइए आज हम बात करते हैं हमारे जितने भी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर हमारे वाइंडर ट्रेड के हमारे साथी हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के साथी हैं, सभी के लिए ये क्लासेस हैं। और मैं आपसे एक छोटी चर्चा कर दूं कि इंग्लिश मीडियम में भी मैंने सोचा है कि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में आपकी क्लासेस हम प्रोवाइड करें। ठीक है, छठ बाद। तो जितने भी हमारे साथी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा, और दूसरी बात कि जो भी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए कंप्लीट इंग्लिश की क्लासेस चलाना चाहते हैं। उसमें स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में मिलेगा और उसके बाद आपको बोर्ड पर जो हमारी स्लाइड्स होंगी वो सारी इंग्लिश में होंगी। 75% शब्द वहां अंग्रेजी में बोले जाएंगे। ओनली आपको 20-25% जो है वो थोड़ा बहुत समझाने के दौरान हिंदी का यूज होगा। यूं समझे तो आप कंप्लीट वो इंग्लिश मीडियम का बैच होगा। स्टडी मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा, पूरी क्लासेस इंग्लिश में होगी, सारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होंगे। तो जो भी हमारे मित्र कंप्लीट इंग्लिश में इससे संबंधित चीजों को पढ़ना चाहते हैं, वो हमें अभी कमेंट करके बताएंगे, ताकि उसकी एनालिसिस के आधार पर हम निर्णय लेंगे और आपकी क्लासेस को कंप्लीट इंग्लिश में चलाएंगे। ओके, चलिए साथियों, बहुत सारे फोन आए थे वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, साउथ साइड से और फिर हमारे उड़ीसा से। मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा था, छात्रों ने कहा था कि सर कृपया इंग्लिश में बैच लाइए, तो इसलिए मैंने आपके बीच चर्चा की है। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आइए हम आज बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सबसे महत्वपूर्ण लॉ के बारे में, जो कि क्या है, ओम्स लॉ। साथियों, नाम से ही पता चलता, मैं कई बार कहता हूं, ये टेक्निकल है साथियों, इंजीनियरिंग है। यहां टेक्नोलॉजी के दौरान जैसा काम वैसा नाम होता है। मनुष्य का जीवन नहीं है जिसमें नाम कुछ और रहेगा, काम कुछ और होगा। ठीक है, तो आइए हम बात कर रहे हैं ओम के नियम के बारे में। साथियों, ओम का नियम क्या कहता है, आप सदैव ध्यान रखिएगा। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, ध्यान देंगे, किसी चालक की भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब होता है साथियों? फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है, उसमें दो बातें यहां पे ध्यान रखेंगे आप। एक तो आपकी टेम्परेचर और दूसरा आप क्या क्या हो गया, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, हिंदी में ताप कहते हैं, और प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। हालांकि हमारे रेजिस्टेंस पर दाब का बहुत असर नहीं है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित टेम्परेचर से होता है। आप सब जानते हैं कि दुनिया के किसी भी कंडक्टर में, खास करके आपको मालूम है कंडक्टर आर बेसिकली ए टाइप ऑफ मेटल। तो हमारे जितने मेटल होते हैं जनरली उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3।
ये जो हमारे 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। तो ये आपके जनरली क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और जनरली मेटल आपके क्या है साथियों, कंडक्टर हैं। ठीक है, आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में दिए गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो आप ध्यान देंगे 1 2 3 होगा तो कंडक्टर होगा, 5 6 7 होगा तो वो आपका क्या होगा, इंसुलेटर का काम करेगा, नॉन मेटल होगा। फिर आपकी 4 रहेगी तो जनरली वो सेमीकंडक्टर के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, तो आइए यहां पर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के बारे में। लेकिन अब इस कंडक्टर में जो अच्छा कंडक्टर होता है, जिससे करंट काफी बेहतर तरीके से पास करती है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, हम उसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे नंबर 1 पोजीशन पर प्रयोग करते हैं कॉपर को, कॉपर के बाद हम प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम को। हालांकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कॉपर से काफी कम होती है, वो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसीलिए हम कॉपर का प्रयोग कम करते हैं। ठीक है, हालांकि गोल्ड भी आपका कंडक्टर है, वो तीसरे पोजीशन पर आता है, लेकिन उसका भी यूज नहीं करते, बिकॉज गोल्ड का भी कॉस्ट क्या होता है साहब, अधिक होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे पदार्थों का यूज करना है जो कॉस्ट के हिसाब से सूटेबल हो और हम उसको प्रयोग में लेने में सक्षम हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। मित्रों, हम आपको यहां पे बताने वाले हैं कि आपके टेम्परेचर से हमारे रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो साथियों आप यहां पर देखिए, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी होता है, जहां अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है साथियों, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, आपके एल्युमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। इट वैरीज विथ वेरिएशन विद द मेटल, विद द टाइप ऑफ कंडक्टर्स, विद द नेचर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम अल्फा जो है ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होती है। प्रति डिग्री सेल्सियस में इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और टी आपकी टेम्परेचर है, R0 आपकी इनिशियल वैल्यू है रजिस्टर की, और RT है टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टेंस। मतलब साफ है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट स्पष्ट इस बात को बताता है कि तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, तापमान के घटने से प्रतिरोध में भी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो कॉपर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि टेम्परेचर के वेरिएशन से हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस वेरी करती है। और ध्यान देना मित्रों, आई आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होती है, यानी रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट घटती है और रेजिस्टेंस के घटने से करंट बढ़ती है। मतलब अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा, प्रतिरोध में वेरिएशन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है करंट में वेरिएशन होगा। लेकिन आपके ओम साहब ने क्या कहा, ओम ने कहा कि किसी भी भौतिक अवस्था में आप ये ध्यान रखिए, यदि हम ताप को, दाब को या फिर उसके वॉल्यूम को, ये सब फिजिकल कंडीशन होता है, इन सभी को हम कांस्टेंट रखते हैं, अपरिवर्तित रखते हैं, तो आपके कंडक्टर के टर्मिनल्स के करस्पॉन्डिंग जो हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, उस वोल्टेज की वजह से जो करंट आपके कंडक्टर से पास करती है, वह करंट सप्लाई किए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी साहब भी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे, रजिस्टर मस्ट बी केप्ट एज ए कांस्टेंट बिकॉज वी आर हेयर मेंटेनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट। हम टेम्परेचर के मैग्नीट्यूड को यहां कांस्टेंट मानते हैं, नियत मानते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर हमारा टेम्परेचर परिवर्तित होता है तो रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होता है, और अगर ऐसा होता है मित्रों तो भी आई के समानुपाती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आपसे। यहां पर आपने क्या देखा, भी प्रोपोर्शनल टू आई, या इसी को हम ऐसा शो करते हैं, भी बाय आई इक्वल टू क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा साहब, एक कांस्टेंट होगा। और साथियों जो कांस्टेंट लेते हैं वह कांस्टेंट क्या होता है, आर के रूप में होता है, जो कि रजिस्टर है, जो यहां पर कांस्टेंट कॉफिशिएंट के रूप में आया है। किस रूप में आया है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट के रूप में आया है, एक स्थिरांक के रूप में आया है।
ठीक है। और ऐसे भी किसी भी नियम का जब प्रैक्टिकल उपयोग करते हैं तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वालिटी को हम वहां इंपोज करने के लिए क्या करते हैं, उस जगह पर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और एक कांस्टेंट लेते हैं। तो हमने कांस्टेंट क्या ले लिया, आर ले लिया। अब ये क्या हो गया, देखिए यहां से v बाय आई इक्वल टू आर, इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्लस माइनस, यहां वोल्टेज भी अप्लाई किया, कुछ ना कुछ हर एक मटेरियल में रेजिस्टेंस होती है, जो उसकी खुद की रजिस्टर होती है ना साहब, वो रजिस्टर आपकी ओहमिक रेजिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, ओहमिक रजिस्टर कहलाती है। तो ये आपका लोड था, करंट यहां से आई सर्कुलेट हो रही थी, ठीक है। अब ये देखिए प्रैक्टिकल यूज में, अब आपको मैंने क्या कहा, यहां पर v बाय आई इक्वल टू मैंने r कहा है ना, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, i इंटू आर मिल जाएगा, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v बाय आर मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम होता है, ये वोल्टेज है, इसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ये करंट है, इसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन आपको मिला। अब आपसे एक छोटा प्रश्न मैं पूछता हूं, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में ओम के नियम का विश्लेषण है, ओम के नियम का विश्लेषण है, क्या होगा साहब। पहला आपका ऑप्शन है v प्रोपोर्शनल टू आई, ऑप्शन बी है v इक्वल टू आई इंटू आर, ऑप्शन सी है i इक्वल टू v बाय आर, ऑप्शन डी है r इक्वल टू v बाय आई। आपसे पूछ रहा है ओम के नियम का विश्लेषण है, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपका उत्तर क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू i। साथियों v बराबर आई आर, i बराबर v बाय आर, r इक्वल टू v बाय आई, ये तीनों क्या हैं, दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, नॉट द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का प्रयोग है, उसके स्टेटमेंट का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, वो बातें आपकी हैं। तो आप राइट आंसर भी प्रोपोर्शनल टू आई को ऐसी परिस्थितियों में टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आपने क्या देखा, भी आई के समानुपाती है, मतलब अगर आई बढ़ती है तो भी बढ़ेगा, भी घटेगी तो स्वाभाविक रूप से आई भी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा जो रिलेशन होता है हम इसे भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। यानी आपका ये एक्स एक्सिस पे आपने किसे लिया साथियों, करंट को लिया। ये आपकी वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे आपने किसे लिया मित्रों, भी को लिया। तो जब हम आई और भी को के रिस्पेक्ट में ऐसा कर्व बनाते हैं, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन v एंड आई, otherwise the relation between v and I is known as VI characteristics। यानी वोल्टेज के बढ़ने से करंट की क्या स्थिति होती है, करंट के बढ़ने से वोल्टेज की क्या स्थिति होती है, इन दोनों चीजों को हम जानने के लिए जो ग्राफ बनाते हैं उसे VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं या वोल्ट एम्पियर अभिलक्षण कहते हैं। तो साथियों यहां पर देखिए, ये आपका कांस्टेंट होता है, वोल्टेज, करंट बढ़ी, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ी, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ी। अब सारे पॉइंट को मिला लेते हैं, ये कर्व कैसा बनता है, लीनियर बनता है। कैसा बनता है मित्रों, लीनियर बनता है। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, उसे सेटिस्फाई करता है। साहब यहां पर m आपकी क्या है, m स्लोप है, m क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व है, ढलान है, क्या है, स्लोप है। और ये स्लोप क्या होती है, ये tan थीटा में रिप्रेजेंट की जाती है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज r, जो कि कांस्टेंट है, अस्थिर है। क्या है ये, कांस्टेंट है, अस्थिर है। यहां दो बातें समझिए, एक तो आपकी रजिस्टर कांस्टेंट है, इस कारण से वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन कैसा है, लीनियर है, पहली बात। दूसरी बात यहां से यह स्पष्ट होती है, वैसे हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट
जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध किसी कांस्टेंट कोफिशिएंट से दिखाया जाए उसे हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं। तो आपने क्या देखा मित्रों, भी आई के प्रोपोर्शनल होती है, ये तब होता है जब आर एक कांस्टेंट के रूप में होता है। मतलब आप भी बराबर आई करते हैं जब आर उसके साथ गुना में होता है। यानी आर कैसा एलिमेंट है साथियों, ये आपका लीनियर एलिमेंट है। कैसा है? लीनियर एलिमेंट है, रेखीय अवयव है। क्या है मित्रों? रेखीय अवयव है। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं एलिमेंट्स पर एक और वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। यहां देखिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर एलिमेंट, तो आप लीनियर एलिमेंट का, रेखीय अवयव का एग्जाम्पल क्या देंगे साहब? तो हमारे 3 एलिमेंट लीनियर होते हैं इलेक्ट्रिकल में खास करके, जो कि पहला रजिस्टर है, दूसरा इंडक्टर है और तीसरा कैपेसिटर है। इंडक्टर को L से सूचित करते हैं, कैपेसिटर को C से करते हैं और रजिस्टर को R से करते हैं। ये आपको मालूम है, ठीक है साथियों। आइए जरा देखते हैं, ये स्लोप तो आपने देख लिया और आपने ये पाया कि V और I के बीच का जो कर्व है वो कैसा बन गया, एक सीधी रेखा बन गई। इसीलिए हम क्या जवाब देंगे कि ओम के नियम के आधार पर वोल्टेज और करंट के बीच का कर्व कैसा बनता है? लीनियर बनता है, रेखीय बनता है। ठीक है, नो एनी कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, ये m आपकी प्रवणता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? वी आर सेइंग इट एज अ स्लोप। ओके, एंड आप देखिए, थीटा का मान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। थीटा बढ़ती जाएगी, आपकी क्या होगी? रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं ना, वोल्टेज के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट आपकी क्या होगी? करस्पॉन्डिंगली देखिए जरा सा, वोल्टेज आपकी बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है। V बाय आई इक्वल टू आर होता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई के होता है। आई घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आई बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगी। ठीक है, तो साथियों आप ध्यान रखेंगे, ओम का नियम नॉन लीनियर एलिमेंट पर कभी भी काम नहीं करता। हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट कौन कौन होते हैं? नॉन लीनियर एलिमेंट हमारे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट है। और इन एलिमेंट्स पर ओम का नियम काम साहब नहीं करता है। क्या नहीं करता? बिल्कुल काम नहीं करता। साथ ही साथ यह एक दिशीय मतलब यूनिलैटरल, क्या हो गया? यूनिलैटरल, इस पे भी काम नहीं करता। अब एक नया शब्द आ गया, यूनिलैटरल। जरा हम आपसे बात करें, यूनिलैटरल क्या होती है और बायलैटरल क्या होती है। यूनि मतलब होता है साथियों एक, और लैटरल का मतलब होता है दिशा। क्या होती है? दिशा। यानी ऐसे अवयव जिसमें एक ही दिशा में करंट का प्रवाह होता है। अगर आप डायरेक्शन करंट का चेंज करते हैं तो एलिमेंट दुष्प्रभावित होता है, एलिमेंट का नुकसान हो जाता है, हो सकता है वो एलिमेंट जल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आइए, हमने क्या किया, एक डायोड लिया P और N, ठीक, और इस डायोड में आप जानते हैं हमारी P क्या होती है? पॉजिटिव होल्स इसमें होते हैं। बैटरी सोर्स से इसे जोड़ दिया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो P में आपकी होल्स ज्यादा यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, N में आपकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी निगेटिवली चार्ज। प्लस को प्लस से, माइनस को N से किया, P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, N को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ऐसा जो कनेक्शन करते हैं, इस कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। तो हमारी जो सिंपल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम करती है, आराम से करंट यहां पे सर्कुलेट करेगी और डायोड फंक्शन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वन डायरेक्शन है ए से बी के लिए। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा हम लेते हैं इसी डायोड को, देखिए हम उल्टा कर देते हैं, ये P है, ये N है, और हमने इसको निगेटिव से इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया। यानी होल्स था तो यहां पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा थी, इसको निगेटिव से, यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर था तो यहां पर आपकी क्या थे? निगेटिव चार्जेस ज्यादा थी, इसको हमने प्लस से जोड़ दिया, उल्टा कनेक्शन कर दिया, प्लस को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से। अब उल्टा हो गया तो फॉरवर्ड का उल्टा रिवर्स, आगे का उल्टा पीछे, तो ये क्या हो गई? पश्च अभिनति। और आपको मालूम है ना, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें तो करंट आपकी ऐसे जा रही थी, अब की बार करंट क्या हो गई?
इस तरह से जा रही है, यानी आपका ये टर्मिनल है B साथियों और ये है A। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, A टू B जा रहा है, वहां B टू A आ रहा है। इस परिस्थिति में क्या होगा कि हमारी ये डायोड आपको मालूम है ये रिवर्स बायस पे ऑपरेट नहीं होती, ठीक है। रिवर्स बायस के दौरान ये आपकी क्या होगी, एक्सेसिव वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा और ये जलकर राख हो जाएगी। तो साथियों यहां पर ध्यान दीजिए कि आपने ये रिवर्स बायसिंग हो गई, आपने डायोड को जब फॉरवर्ड पे किया था तो करंट का कंडक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही डायोड को आपने रिवर्स किया तो करंट का कंडक्शन क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। या बहुत ही माइनर हुआ, मिनिमम हुआ, लंबे समय तक अगर आपने इसको थोड़ी देर रख दिया तो ये डायोड जल जाएगी। यानी स्पष्ट है I मस्ट नॉट बी इक्वल टू I डैश, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब अगर हम करंट का डायरेक्शन बदलते हैं तो हमारे एलिमेंट के निश्चित रूप से डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाती है, हमारा एलिमेंट क्या होता है, जलकर राख हो सकता है, यानी उसका नुकसान हो सकता है। तो यानी एक ही दिशा में करंट के संचालन को वह एलिमेंट ओबे करता है, उसको सक्सेसफुली पास कराता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिलैटरल, ठीक है। और ऐसे अवयवों में ओम का नियम काम नहीं करता साथियों, समझ गए कि नहीं, ओम का नियम इसमें काम नहीं करता। तो नॉन लीनियर में नहीं करेगा, यूनिलैटरल में नहीं करेगा, लीनियर में करेगा और फिर आपका बायलैटरल में करेगा। बायलैटरल का मतलब होता है बाय मींस दोनों, लैटरल मींस डायरेक्शन में। हमारी जो रजिस्टर होती है या फिर कैपेसिटर होती है या इंडक्टर होता है, उसमें प्लस माइनस टर्मिनल को लेके बहुत झमेला नहीं होता। मतलब आप एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर A से B करंट पास कराया या B से A कराया तो आपके एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बायलैटरल कहते हैं। मतलब बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन द सर्किट एलिमेंट, सच टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड बायलैटरल एलिमेंट। और साथियों याद रखिए बायलैटरल एलिमेंट आपका रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। मित्रों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं और हमने आपको चर्चा किया था कि 3 नवंबर से हमारी जो नई बैचेज आ रही हैं उसमें ऑनलाइन में काफी छूट आपको दी जा रही है। 31 अक्टूबर तक ये छूट जारी है। आप हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से छूट प्राप्त कर सकते हैं और वो रिबेट आपको मिल जाएगा और फिर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस आपको मिलेगा, पीडीएफ भी दी जाएगी, साथ ही साथ हमारी बुक भी इलेक्ट्रीशियन की आ चुकी है। आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को लेकर के, ये एक रेफरेंस बुक है, देश भर में होने वाली सभी परीक्षाओं में ये काम आने वाली है और उसकी मदद से हम कंप्लीट बुक से आपको पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे और सारे कंसेप्ट भी आपको डील करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है साथियों सीरीज कॉम्बिनेशन। हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि किस कोर्स में कितना छूट मिला है और कितनी उसकी फी हो गई है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाएगा। आइए मित्रों, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन आप देखिए, यहां पर हमारे पास 2 रजिस्टर हैं इस प्रकार से, ये R1 ठीक है और ये R2। हमने क्या किया साथियों, इसको 1 इसको 2 माना, इसको 1 इसको 2 माना, यानी पहले रजिस्टर का आखिरी छोर दूसरे रजिस्टर के पहले छोर से जब जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। या अगर आप साइन स्कीम का यूज करें, ठीक है, या आप क्या करें, साइन स्कीम का यूज करें, तो देखिए साइन स्कीम का मतलब होता है चिन्ह परिपाटी। अगर आप साइन स्कीम का यूज करें तो ये आपका पहला को हम पॉजिटिव माने, दूसरे को निगेटिव माने R1, तो इसके भी पहले को हम क्या करेंगे साथियों, पॉजिटिव मानेंगे और इसको निगेटिव मानेंगे। अब ये माइनस और ये प्लस, ध्यान रखेंगे जब भी 2 रजिस्टर पे साइन स्कीम का यूज किया, चिन्ह साइन अरेंजमेंट किया, चिन्ह का हमने सिस्टमैटिक वे में सेट किया, तो इस चिन्ह के अरेंजमेंट के बाद अगर 2 अपोजिट चिन्ह एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है, सीरीज कहलाता है। या यूं समझे तो पहले का आखिरी दूसरे के पहले छोर से जुड़ता है तो उसे भी क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। तो साथियों इस तरह की स्थितियों में जब हमारी रेजिस्टेंस आपस में जुड़ती हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और याद रखेंगे साहब, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपकी करंट क्या होती है, एक समान रहती है। सबसे पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, करंट समान होती है, हर जगह क्या होती है, एक समान होती है, करंट समान होती है। दूसरी बात,
वोल्टेज क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा साथियों, अलग अलग होगा। यानी इस R1 के अक्रॉस का वोल्टेज V1, इस R2 के अक्रॉस का वोल्टेज V2। अब आइए जरा हम देखते हैं, हमें मालूम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के आधार पर क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। यानी सारे वोल्टेज आपके क्या होते हैं, आपस में इक्वल, यानी V का मान क्या होगा, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर यह काम करता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे काम करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। ठीक है, तो V बराबर V1 प्लस V2 हो गया इसके आधार पर जितना वोल्टेज सप्लाई किया। अब यहां से V1 का मान देखिए क्या होगा, V1 आपका क्या होगा, करंट I जा रही है और R1 रजिस्टर है तो I इंटू R1 हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से V2 क्या हो जाएगा, करंट I जा रही है और रजिस्टर क्या है साहब, R2 है, I इंटू R2 हो गया। क्लियर। अब आइए टोटल वोल्टेज V का मान क्या होगा, नेट करंट I, क्योंकि करंट तो हर जगह समान है, वोल्टेज ही सिर्फ अलग अलग हो रहा है, तो नेट करंट I। अब दोनों रजिस्टर के बदले में टोटल रेजिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, R इक्विवेलेंट, हम इसको R इक्विवेलेंट कह दिया। आपका मन होगा तो आप इसे I इंटू R टोटल भी कह सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन 1 में सारे वैल्यू को रख दीजिए। अब V के बदले में मैं लिख दूं I इंटू R इक्विवेलेंट। अब यहां क्या हो गया, V1 के जगह पे I इंटू R1, V2 के जगह पर क्या होगा, I इंटू R2। I कॉमन है साहब, R1 प्लस R2 ले लीजिए। ठीक है, और यहां I इंटू R इक्विवेलेंट कर दें आप, I कैंसिल, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिला, R इक्विवेलेंट का मान R1 प्लस R2 मिला। साथियों इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमें कितने भी रजिस्टर श्रेणी में जुड़े हुए हों, सबका अलजेब्रिक सम ही उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। अगर 5 है तो 5 को जोड़ दीजिए, 8 है तो 8 को जोड़ दीजिए, 100 है तो 100 को जोड़ दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, थोड़ा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। ठीक है, पैरेलल पर जाने से पहले हम कुछ और छोटी छोटी बातों की यहां पे चर्चा करते हैं। साथियों आपने अभी देखा, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 रजिस्टर को ले लिया, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। अब आपसे कह रहे हैं ए और बी के बीच का रजिस्टर निकाल लें, आर ए बी निकाल लें। क्या करेंगे आप, 4 + 2 + 1 कर देंगे, कितना हो गया, 6 + 1 यानी 7 ओम हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आइए इसी तरह से एक छोटी बात समझिए, अगर हमने ऐसा किया, मेरे पास 4 अलग अलग रजिस्टर हैं, ये भी 5 ओम है, 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 ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहां से आइए, आर ए बी क्या होगा, 5 + 5 + 5 + 5, हाउ मच, 20 ओम। ठीक, क्या इसे और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर 10 होता तब क्या करते, बार बार 5 5 5 5 को लिख के जोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है। हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर देखिए यदि समान मान के, याद रखेंगे, यदि समान मान आर के कितने रजिस्टर, एन प्रतिरोध कैसे जुड़े हों, ध्यान रखिएगा, श्रेणी में जुड़े हों, श्रेणी में जुड़े हों, श्रेणी में जुड़े हों, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन इंटू आर, जहां एन है प्रतिरोधों की संख्या। देखिए तो एन कितना हो गया, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो एन का मान 4 हो गया। रजिस्टर कितना दिया है आपका, आर का मान 5 है, तो 4 × 5 20 ओम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, यदि n यानी 5 10 20 50 कितने भी समान मान के रेजिस्टेंस अगर जुड़े हों श्रेणी में, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, n × r हो जाता है। क्लियर कंसेप्ट, आगे बढ़ें। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया, दूसरा यहां पर महत्वपूर्ण बात समझिए साथियों, यदि क्या हो जाए मेरे मित्रों, यदि यहां क्या हो जाए, एक छोटी बात मैं बता रहा हूं आपको, बहुत मार्केबल है, कई बार प्रश्न पूछा है।
देखिए यहां पर हमने 4 ओम रखा, यहां हमने 6 ओम रखा, यहां हमने 5 ओम रखा। इसका आर इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। सब तो सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, आप लोग पता ही चल चुका है आपको। अब ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। कितना हुआ? 10 + 5 यानी 15। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या देखते हैं, जो सबसे बड़ा वैल्यू है रजिस्टर का कौन सा? 6 ओम। ये 6 ओम है ना सबसे बड़ा तीनों में, है ना, सबसे बड़ा। तो साथियों सबसे बड़ा जो हमारा रजिस्टर है 6 ओम का, उससे भी ज्यादा इसका इक्विवेलेंट होता है। सदैव याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिए गए रजिस्टर में सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी इक्विवेलेंट रजिस्टर का मान अधिक होता है। इसीलिए बैंक में पैसा हमेशा कैसे रखना है? सीरीज में रखना है, ताकि वो बढ़ जाए। नहीं तो पता चलेगा कि 2-4 लाख जमा किया था, अगले दिन गए तो वो 2 लाख बन गया। ठीक है, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? तो आइए साथियों, तो इसलिए याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारी दी गई रजिस्टर में सबसे बड़ी वैल्यू से भी अधिक मान किसका होता है? आपके इक्विवेलेंट रजिस्टर का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा था कि करंट सेम होती है और वोल्टेज क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस रजिस्टर के सामने क्या स्थिति पैदा हो रही है। ये आपका R1 है, ये आपकी R2 है, और इस जगह पर साथियों प्लस माइनस हमारा वोल्टेज भी है। ठीक है, और इसके सापेक्ष का वोल्टेज V1, इसके सापेक्ष का वोल्टेज V2। करंट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। करंट आपका क्या है? अननोन है, ये पता नहीं है। ठीक है, और आपको तो पता था ना कि करंट तो सेम रहती है सीरीज में, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवीजन मेथड, VD रूल। ठीक है, या वोल्टेज डिवाइडर। क्या कहते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। साथियों इसकी मदद से अगर करंट हमारे सर्किट में नहीं भी मालूम है तो हम बहुत आसानी से वोल्टेज को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? वोल्टेज डिवीजन मेथड सबसे पहले याद रखिए, यह सदैव कहां होता है? श्रेणी में ही काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है ना। क्या होता है? वोल्टेज का मान अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, चेंज होता है। इस वजह से पहली बात, वोल्टेज डिवीजन मेथड सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में काम करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है लेकिन वोल्टेज अलग होता है। अगर ऐसी परिस्थिति हो, किसी वोल्टेज सोर्स के साथ 2 रजिस्टर आपस में कैसे हो? सीरीज में जुड़े हो, तब हम V1 का मान क्या निकालेंगे? वोल्टेज डिवीजन मेथड से जो वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निकालना है V1 किसके सापेक्ष का है? R1 के सापेक्ष का है। किसके सापेक्ष का है? R1 के सापेक्ष का है। तो साथियों याद रखेंगे, R1 के सापेक्ष का है तो हम उसी रजिस्टर को लेंगे, यानी R1 को ही लेंगे, उसके साथ मेन वोल्टेज V को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे, नीचे R1 + R2 कर देंगे। साथियों कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब V2 निकालना है तो क्या करेंगे? V2 निकालने के लिए जिस रेजिस्टेंस के सामने का वोल्टेज है तो वो R2 है, उसी के साथ किसको? मेन वोल्टेज V को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे दोनों के सम से क्या करेंगे? R1 + R2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये था वोल्टेज डिवीजन मेथड। करंट की बिना जानकारी के भी अगर किसी वोल्टेज सोर्स के साथ 2 रजिस्टर सीरीज में हो तो उसका एक वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल इसी पर लेते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर है, मैंने मान लिया 1 का मान कितना? आइए देख लेते हैं। ये 20 वोल्ट है, इसका मान हमने रख लिया 6 ओम और इसका हमने मान लिया 4 ओम। ठीक है, अब आइए, यहां का वोल्टेज है V1 और यहां का वोल्टेज है V2। अब वोल्टेज डिवीजन रूल से आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, वोल्टेज डिवीजन रूल से V1 का मान आप क्या लिखेंगे? 6 इंटू कितना? मेन वोल्टेज 20, अब बाय नीचे क्या है आपका? 6 + 4 कर दीजिए। क्या हो गया साहब? 120 है ना। 20 इंटू 6 120 बाय 10 कट गया,
यानी 12 वोल्ट मिल गया, पहला V1। दूसरा आइए V2, ये क्या है 4, उसके सापेक्ष मेन वोल्टेज 20, अब बाय नीचे कितना आपका 6 + 4, आफ्टर सॉल्विंग 80/10 यानी 8 वोल्ट। ठीक है, यानी V1 मिल गया आपको 12 वोल्ट और V2 मिल गया 8 वोल्ट। अब देखिए तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ये ओबे कर रहा है कि नहीं। अब यहां से आइए V = क्या मिल रहा है, V1 + V2 होना चाहिए, हम प्रूव कर लेते हैं। 20 = V1 क्या है 12, V2 क्या है 8, बराबर कितना 20। देखिए तो आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड आपके RHS के बराबर हो गया। यानी यह जो कंसेप्ट है वोल्टेज डिवीजन मेथड का, ये बिल्कुल सक्सेस कर रहा है, काम कर रहा है। साथियों, जब किसी जटिल नेटवर्क में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जहां करंट नहीं हो लेकिन वोल्टेज निकालना हो, वहां इस टेक्निक का यूज करते हैं। और ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ किसमें काम करता है, सीरीज में काम करता है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना है और आपको समझना है, जिससे आपकी पूरी पढ़ाई आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं साथियों, मेहनत करने से दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना मेहनत के हम पा सकें, और जिसको बिना मेहनत के पाते हैं वो शाश्वत नहीं रहता, और जो मेहनत से हासिल होती है वो हमेशा शाश्वत रहती है, परमानेंट रहती है और ऑलवेज रहती है, और निश्चित रूप से आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाती है और उसका स्वाद भी चखाती है। ठीक है, चलिए साथियों, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इन सारी बातों को समझने के बाद। ठीक है मित्रों, ये सब तो आपने समझ लिया, रेजिस्टेंस के बारे में, सीरीज पैरेलल समझ लिया। अब हम आपको आगे बताएंगे इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ये तो सीरीज था, हम पैरेलल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पैरेलल के बारे में बताने के लिए हम आपको एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि पैरेलल के लिए आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे, फिर आपके इंडक्टर कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ओके, चलिए, तो हम आज आपको अंत में ये बता दें मित्रों कि हमारी दीपावली के अवसर पर 31 अक्टूबर तक के लिए, याद रखेंगे 31 अक्टूबर के लिए, ठीक है, 31 अक्टूबर तक के लिए आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की सारी बैचेज 999 वाली 760 में आपको मिलेगी हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप पर। वायरमैन का भी 760 में मिलेगा। जेई फाउंडेशन जो 5000 था 1999 में मिलेगा। ब्रह्मास्त्र टेस्ट जो आपकी जेई का है वो 799 में मिलेगा। साल भर उसमें क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन पर डे। फिर हमारा ब्रह्मास्त्र टेस्ट आपको आईटीआई ट्रेड के लिए भी चलता है साथियों, जिसमें हम वायरमैन, आपके इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर वाइंडर, फिर इलेक्ट्रिकल ग्रुप्स, जितने भी लोगों का सपना एएलपी है, उन सभी के सपने को साकार करने के लिए बाइलिंगुअल टेस्ट चलता है, जिसमें साल भर हम आपको 20 क्वेश्चन एवरीडे देंगे और उसका हम डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा साथियों। और ये क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 5000 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, जिसमें 2000 से अधिक न्यूमेरिकल्स ही सिर्फ होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हर परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा गया है। ये 499 में अवेलेबल है ऐप पर, आप उसे परचेज कर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर इसके अगले वीडियो में इसके आगे की सीरीज आपको देते जाएंगे ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।